हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। आज वीडियो का टॉपिक होने वाला है लीगल एथिक्स सीरीज का एक टॉपिक, स्टेट बार काउंसिल यानी कि राज्य बार काउंसिल। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि राज्य बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है, इस संस्था के पास क्या पावर्स हैं, ये क्या क्या काम करती हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत इसकी क्या क्या ड्यूटीज है, यानी इसके कर्तव्य क्या क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल यानी कि राज्य बार काउंसिल का गठन। देखिए, एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 3 हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट बार काउंसिल बनाने की पावर देता है। ठीक है, इसके तीन मेन हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले है स्टेटूटरी ओरिजिन यानी कि वैधानिक उत्पत्ति। इसका मतलब है कि इसे एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 3 के अंडर लीगली क्रिएट किया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्टेट लेवल बॉडी यानी कि राज्य स्तरीय निकाय। ये जो बॉडी है ना, ये एक स्टेट लेवल बॉडी है, यानी हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट बार काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल अलग है, स्टेट बार काउंसिल, और हरियाणा की स्टेट बार काउंसिल अलग होगी। इसी तरीके से गुजरात की स्टेट बार काउंसिल अलग है, मध्य प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल अलग है। हर एक स्टेट की स्टेट बार काउंसिल अलग अलग होती है, वो अपने अपने स्टेट में निगरानी करती है, अपने अपने स्टेट के एडवोकेट्स जो उनके साथ एनरोल होते हैं उनके लॉज को निर्धारित करती है, उनके लिए नियमों को निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ इन वेरीज, सदस्य संख्या में भिन्नता। देखिए, हर स्टेट में ना इसके मेंबर्स की गिनती अलग अलग होती है। ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक स्टेट के रोल पर कितने एडवोकेट रजिस्टर हैं। कोई ऐसे स्ट्रिक्ट कोई गिनती नहीं है कि इतने एडवोकेट्स होने चाहिए स्टेट बार काउंसिल में एनरोल, या इतने होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इस पर निर्भर करता है कि कितने एडवोकेट्स ने उस स्टेट में स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्टेट बार काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेक्शन 3 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में परमिशन मिली हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप यानी कि संरचना इसकी कैसे होती है, इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में मेंबर्स की संख्या डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में कितने एडवोकेट्स ने खुद को एनरोल करवाया है, वहां पे स्टेट रोल में कितने एडवोकेट्स की संख्या है। ठीक है, पहला केस है अगर वो एडवोकेट्स लेस देन 5000 है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में 5000 से कम एडवोकेट्स ने अपने आप को एनरोल करवाया है, तो वहां पे स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या होगी 15। अगर ये एडवोकेट्स की संख्या 5000 से 10000 के बीच है तो मेंबर्स कितने होंगे, 20। अगर ये संख्या 10,000 से ज्यादा है तो मेंबर्स कितने होंगे, 25। ठीक है, तो इस तरीके से रखा हुआ है कि एडवोकेट रजिस्टर कितने हैं। अगर 10,000 से ज्यादा एडवोकेट रजिस्टर हैं तो वहां के मेंबर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। तो इस टेबल को आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट में बना लेंगे तो ये हमेशा याद रहेगी। अब हम देखते हैं इलेक्शन, टर्म एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव कैसे होते हैं मेंबर्स के, उनका कार्यकाल कितना होगा, और उनके पदेन सदस्य कैसे कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ इलेक्शन की अगर हम बात करें कि चुनाव का तरीका क्या होता है, तो इनका जो इलेक्शन है ना उन एडवोकेट्स द्वारा किया जाता है जिनका नाम उस स्टेट रोल पर होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होगा ये वोट। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेन्योर यानी कि कार्यकाल। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना, उनका टर्म उनके इलेक्शन की डेट से 5 साल तक का होता है। ठीक है, मतलब जिस दिन इलेक्शन हुए उसके बाद 5 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि पदेन सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कंसर्न स्टेट के एडवोकेट जनरल। ठीक है, जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जिस स्टेट बार काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, उसी स्टेट के एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता इस स्टेट बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस यानी पद की निरंतरता। जब तक कोई व्यक्ति एडवोकेट जनरल की पोस्ट पर बना रहेगा, ठीक है, तब तक वो ऑटोमेटिकली बार काउंसिल के मेंबर भी बना रहेगा, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है,
तो हमने इसमें देख लिया इलेक्शन कैसे होते हैं, उनका कार्यकाल कैसे होता है, उनकी कंटिन्यूटी कैसे रहती है ऑफिस की, और एक्स ऑफिशियो मेंबर कहाँ से आते हैं। देखिए मेंबर्स ना हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी करे थे, तो उनके मेंबर्स और इनके मेंबर्स की अलग अलग लिस्ट बनाना ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। अब हम देखते हैं कि पावर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल क्या है, यानी कि राज्य बार काउंसिल की शक्तियां क्या हैं, इसके लीगल स्टेटस और अथॉरिटी को हम देखिए इन नीचे लिखे हुए पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट आता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि निगमित निकाय। देखिए इससे ना एडवोकेट एक्ट के अंडर एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस स्टेटस यानी कि स्वायत्त दर्जा। तो ये एक लीगल बॉडी है जिसे स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी है, ऑटोनोमस फंक्शन की मिली हुई है इसको, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसके बाद है सील एंड सक्सेशन यानी कि मुहर और उत्तराधिकारी। देखिए इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है और इसे परपीचुअल सक्सेशन यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार का भी अधिकार है, ठीक है। तो इसकी जो सील होती है इसकी अपनी खुद की सील होती है। नेक्स्ट आता है एक्ट इन इट्स ओन नेम। जैसे कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी अपने नाम पे काम करती थी, वैसे ये बॉडी स्टेट बार काउंसिल भी अपने अपने नामों पे काम करती हैं, ठीक है। ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी बाय और सेल कर सकती हैं, एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हैं, और साथ के साथ इनके ऊपर केस भी फाइल किया जा सकता है और ये भी किसी बंदे को स्यू कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कमेटी, समितियां। इसके पास एग्जीक्यूटिव और दूसरी जरूरी कमेटी बनाने की ना पूरी पावर होती है। देखिए कमेटी बनाने की पावर हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी की थी, ये पॉइंट भी बिल्कुल सेम है। तो आप देखते चलिए कि ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है दोनों में सेम है, दोनों की पावर्स में काफी पॉइंट सिमिलर है। नेक्स्ट आता है रूल मेकिंग पावर। तो नियम बनाने की शक्ति है इसके पास, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद फ्रेम कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम एक डिफरेंस देखते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक पावर होती है, क्या? वो हर किसी स्टेट बार काउंसिल के ऊपर निगरानी रखती है, इनकी इंस्पेक्शंस कर सकती है, इनकी अपील सुन सकती है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल के पास ये पावर नहीं होती है, ये किसी दूसरी स्टेट बार काउंसिल की अपील नहीं सुन सकती। एक बार काउंसिल के अंदर किसी भी स्टेट बार काउंसिल से अपील जा सकती है, बट हर स्टेट बार काउंसिल इंडिविजुअल वर्क करती है, इनका इंटरफेयर, एक स्टेट बार काउंसिल का इंटरफेयर किसी दूसरी स्टेट बार काउंसिल में नहीं होता। इसके साथ साथ अगर किसी एक स्टेट बार काउंसिल में रोल हुआ कोई एक एडवोकेट अगर एप्लीकेशन दे देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ट्रांसफर के लिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये भी पावर होती है कि उस एडवोकेट को इस स्टेट से निकाल करके दूसरे स्टेट में एनरोल करवा दे, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज अंडर सेक्शन 6, ठीक है। यानी कि स्टेट बार काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सेक्शन नंबर 6 में दिया गया है, ठीक है। इसमें एनरोलमेंट का, डिसिप्लिन का और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या काम स्टेट बार काउंसिल करती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है स्टेट बार काउंसिल जो है ना वो क्वालिफाइड पर्सन को एडवोकेट के रूप में एनरोल करने का काम करती है, ठीक है, और एडवोकेट्स रोल तैयार करती है, ठीक है। यानी कि जो भी एडवोकेट्स लॉ की डिग्री लेकर के प्रॉपर पेपर वगैरह दे करके आते हैं यहाँ पे, तो ये उनको एनरोल करती हैं, ठीक है, हर स्टेट बार काउंसिल। इसके बाद आता है एडवोकेट के जो रोल का ना एक अपडेट रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अब इन्होंने एडवोकेट रोल बनाया, एक लिस्ट बनाई है, उसका ना रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। इसके बाद अगर कोई एडवोकेट जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता हुआ पाया गया है ना, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेता है? इन्हीं के द्वारा बनाई गई इनकी डिसिप्लिनरी कमेटीज लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिसकंडक्ट के जो केसेस होते हैं ना उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं और उन पर डिसीजन लेती हैं। अब सिर्फ मिसकंडक्ट के केसेस को देखने से फायदा नहीं है ना, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके उनके ऊपर डिसीजन भी लेना काम होता है। नेक्स्ट आता है एडवोकेट्स के राइट को, उनके इंटरेस्ट को, उनके प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है काम को, जितने भी इनके काम होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको सही रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कमेटीज बनाती हैं। जैसे काम अच्छे से चलता रहे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बन जाएगी, इसके बाद एनरोलमेंट कमेटी बन रही है, डिसिप्लिनरी कमेटी बन रही है, लीगल एड कमेटीज बन रही हैं, ये सब इनके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट बार काउंसिल के मेंबर जो होते हैं ना, इनके लिए इलेक्शन कंडक्ट करना भी स्टेट बार काउंसिल का ही काम होता है, ठीक है। मेंबर्स इनके बनेंगे तो इलेक्शन कंडक्ट भी यही करवाएंगी।
नेक्स्ट आता है बार काउंसिल के फंड्स को मैनेज करना और उन्हें इन्वेस्ट करना भी इनका ही काम है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके और फंक्शंस क्या है। अब हम देखते हैं स्टेट बार काउंसिल्स के वो फंक्शंस जो वेलफेयर, लीगल एड और लॉ रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये लॉ रिफॉर्म्स को ना एनकरेज करती हैं और लीगल स्कॉलरशिप्स जो होती हैं उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हैं। ठीक है, ये लीगल सब्जेक्ट्स पर जूरिस्ट के द्वारा सेमिनार्स या फिर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं। ठीक है, ताकि लॉ नॉलेज को बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सके। लीगल इंटरेस्ट और जनरल पेपर्स जो होते हैं ना, इनको पब्लिश करवाती हैं। ठीक है, देखिए इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं ना, उनके अनुभव को नए नए एडवोकेट्स के अंदर मतलब तक पहुंचाना। ठीक है, दूसरा इनका काम होता है कि लॉ नॉलेज को, कि हर किसी को पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। ठीक है, उनके ड्यूटीज क्या हैं, तो ये लॉ नॉलेज को प्रमोट करती हैं। लीगल इंटरेस्ट के जर्नल्स और पेपर्स को क्या करवा रही हैं, ये पब्लिश करवा रही हैं इसके लिए। ठीक है, आगे आता है लीगल एड प्रोग्राम्स तैयार करती हैं और उसके लिए फंड्स भी अलॉट करवाती हैं। ठीक है, अलॉटेड फंड्स की मदद से ये क्या करती है, जो पुअर और नीडी और डिसेबल्ड एडवोकेट्स होते हैं ना, मतलब जो अपाहिज एडवोकेट्स होते हैं, उनको ये मदद करती हैं। ठीक है, उनको असिस्ट करती हैं, उनको स्कीम्स दिलवाती हैं, लॉ कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक है, लॉ सब्जेक्ट्स और लॉ सिलेबस को तय करती हैं कि क्या लॉ सिलेबस होगा। लॉ स्कूल के स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के। सेक्शन नंबर 7(1) और 1 हमें बताता है कि यूनिवर्सिटीज को विजिट करती हैं ये स्टेट बार काउंसिल्स और इंस्पेक्ट करती हैं कि वहां पे किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, लॉ की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या मूट कोर्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये इफेक्टिव वेलफेयर डिलीवरी के लिए भी ना बार एसोसिएशन को प्रमोट करती हैं और सपोर्ट करती हैं। अब आते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 पे, जो डील करता है फंड्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल, यानी कि राज्य बार काउंसिल की निधियां या फिर फंड्स और उसके फाइनेंशियल फ्रेमवर्क से। देखिए, जो स्टेट बार काउंसिल है ना, वो वेलफेयर एक्टिविटीज और लीगल एड को सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, एक या उससे ज्यादा फंड्स एस्टेब्लिश कराती है। ठीक है, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले आता है वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि कल्याणकारी योजनाएं। देखिए, इसका यूज जो होता है वो गरीब, डिसेबल्ड और बाकी डिजर्विंग एडवोकेट्स को ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए करती है। ठीक है, या मदद देने के लिए करती है, फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए करती है। नेक्स्ट पिलर है आपका लीगल एड एंड एडवाइस, यानी कि कानूनी सहायता और सलाह देना, एडवाइस देना। ठीक है, देखिए इस फंड के जरिए ना जरूरतमंदों को लीगल असिस्टेंस मिलती है, एडवाइस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रांट्स एंड डोनेशन, अनुदान और दान। ये इस तरीके का भी एक फंड रेज करती है, जिसमें जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है ना, किसी भी तरीके के ग्रांट्स और डोनेशन या गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जिन्हें रेलिवेंट फंड में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो अलग अलग तरीके के फंड रेज करती है ना, ये क्यों करती है, ताकि जितने भी जरूरतमंद वकील हैं, गरीब वकील हैं, डिसेबल्ड वकील हैं ना, उनको वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा सके, उनको लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड कराई जा सके और उनके लिए डोनेशन दिया जा सके। ठीक है, तो और इसके बाद भी स्टेट बार काउंसिल में बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे कामों को कंडक्ट कराने के लिए भी ये फंड रेज करवाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये स्टेट बार काउंसिल का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। ये बहुत सिमिलर है टॉपिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के टॉपिक से, बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक मेजर काम है क्या, वो सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल को भी देखती है। ठीक है, उनकी भी निगरानी करती है, उनकी अपील सुनती है। बाकी जो है मोस्टली टॉपिक्स इसके अंदर और उसके अंदर सेम ही है। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशंस है या आप कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।